एलॉन मस्क जो है वो अपना गॉड मोड एक्टिवेट कर चुका है। हालांकि एक्टिवेटेड तो बचपन से ही था, पर अब उसने टोटली उसको ऑन कर दिया। बहुत बेसिक सी बात है और उसको लिटरली मार्स पे जाके ही रहना है। जिस तरीके के काम वो अभी कर रहा है ना, वो जैसा उसका टेराफैब प्रोजेक्ट है वो उसने लॉन्च करा, भाई उसके पास हजारों तरीके हैं अपने। अगर कोई ये सोचे कि भाई ट्रिलियन बिलियनियर आदमी है और पैसे वाला आदमी पैसे वाला रहना चाहता है, हमेशा कंपटीशन से ऊपर रहना चाहता है, तो वो नहीं है सच। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके साथ के जो बिलियनियर कंपटीशन वाले लोग हैं ना भाई, वो उनको आराम से बीट कर सकता है ऐसे नॉर्मल कन्वेंशनल बिजनेस को यूज करके, जो उसके पैसे को बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, आजकल क्या होता है यार, बिलियनियर्स जो बहुत बड़े बड़े हैं, ये सो फार बिल गेट्स जैसे, ये क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। ह्यूमंस का बेवकूफ बनाना, सो फार वही कैपिटलिज्म वाला सीन है। एलॉन मस्क जो सोच रहा है उसका कोई लेना देना नहीं है भाई तुम्हारी प्रॉब्लम से। वो आदमी ह्यूमन सिविलाइजेशन को ही ऊपर ले जाके पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, और पैसे वो इसलिए कमाना चाहता है क्योंकि वो लिटरली मार्स पे पहुंचना चाहता है। फनी साउंड करता है, लेकिन मैं चलो यहाँ से शुरुआत करता हूँ। जैसे मैं खुद, ठीक है, मैं अच्छा खासा साइंस का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, बहुत पढ़ाई करी है मैंने। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आया पहले, अभी नहीं 2-3 साल पहले, कि भाई इस आदमी को मार्स पे जाना है। ठीक है, अपना एक नेपच्यून करके प्लेनेट है, ठीक, अगर वरुण, अगर वहां तक हमें पहुंचना हो तो भाई 30 साल लगते हैं। ठीक, उस स्पीड से, जिस स्पीड से हम मार्स पे मंगलयान वगैरह भेजते हैं, तो उस पर 30 साल पहुंचने में लगते हैं, 30 साल वापस आने में लगेंगे। भाई कोई सेंस है इस बात का कि तुम 60 साल अपने ऐसे ही गुजार दो, उसके बाद बुढ़े हो जाओ, मर जाओ? क्या करोगे मार्स पे जाके या किसी और प्लेनेट पे जाके? जैसे एलॉन मस्क जो है वो इंटरप्लेनेटरी ट्रेवल्स की बात करता है कि प्लैनेट्स और प्लैनेट्स के बीच में हमें ट्रैवल करना पड़ेगा अगर हमें सर्वाइव करना है, क्योंकि अर्थ जो है वो हमेशा सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जो आदमी मार्स पे जाने की सोच नहीं रहा, जैसे मैं, तो उसके दिमाग में यही आएगा जितनी उसकी साइंस की सोफार नॉलेज है। ठीक है, कि भाई टाइम ही जो है वो सीधे सीधे हिंड्रेंस है, क्या मतलब है जाने का। लेकिन आप सुनो कि इस बंदे के दिमाग के हिसाब से चीज़ें चलती कैसे हैं। अब ये इतना इंटेलिजेंट है कि अब बाकी जो साइंटिस्ट्स हैं ना, जो थ्योरीज दे चुके हैं या कुछ प्रूव कर चुके हैं, उनकी वर्ड्स, उनकी रिसर्च को भी इस्तेमाल करता है। तो जो मैं बता रहा हूँ वो कई बार तो एलॉन मस्क ने सीधे सीधे बोला हुआ है, कई बार वो कई और साइंटिस्ट्स ने बोला हुआ है, जो एलॉन मस्क की थ्योरीज में मिक्स हो जाता है। अब टाइम वाली कॉन्सेप्ट सुनो आप। एलॉन मस्क का ये कहना है, एलन मस्क, एलॉन मस्क, कुछ भी बोलूँ भाई, उससे ज़्यादा माइंड ना किया करो, मैं प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देता। ठीक है, एलॉन मस्क का ये मानना है कि भाई आप एक चीज़ सोचो, आपके पास जो फूड होता है, ठीक, अगर आप उसको हवा में रखोगे, रैंडम एप्पल है, सेब है, कोई और फ्रूट हो गया, तो आप उसे खा रहे हो तो वो 1-2 दिन चल जाएगा, उसके पहले उसे खा लो। फ्रिज में रख दोगे तो 4-5 दिन चल जाएगा, हफ्ता चल जाएगा। कोल्ड स्टोर जो स्पेशल बनाए होते हैं उनमें सालों तक चल जाते हैं फूड आइटम्स। तो भाई ऐसा क्यों है कि उनकी जो बायोलॉजिकल एज है, यानी उनका जो बायोलॉजिकल टाइम है, वो एब्सोल्यूट टाइम से स्लो है, जो कोल्ड स्टोर में फूड रखा हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने कुछ ऐसी चीजें ढूंढ ली जिनसे वो बस सड़ते नहीं है, फ्रूट्स वगैरह, है ना। मतलब उनकी जो बायोलॉजिकल टाइम है, उनका एब्सोल्यूट टाइम जो है ये तो वैसे ही चल रहा है, लेकिन उनका जो खुद का बायोलॉजिकल टाइम है, उनका समझना, मतलब एक सेब का ये समझना कि मेरा जो टाइम है वो धीरे हो चुका है, बाकी दुनिया ऐसे ही चल रही है, और इसीलिए मुझे अब जो एज है मेरी वो धीरे बढ़ेगी, इसीलिए वो लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। अब बात यह है कि एलॉन मस्क का मानना यह है कि भाई जब तुम फ्रूट्स को ऐसे बढ़ा सकते हो उनकी बायोलॉजिकल एज, तो ह्यूमंस की क्यों नहीं बढ़ा सकते? अब आप बोलोगे कि भाई ह्यूमंस को फ्रीज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ह्यूमंस को फ्रीज कर दो कोई फायदा नहीं है भाई, वो उसका ब्रेन डेड हो जाएगा, उसको सांस नहीं आएगी, खेल खत्म हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। वही तो बात है। एलॉन मस्क का मानना यह है कि हमारी बॉडी के अंदर ना ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं जिनसे हमारी बॉडी चलती है, और वो जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है ना, वो एक साथ ही एजिंग कर रहे हैं। एक साथ ही एजिंग मतलब एक हाथ जो है वो 60 साल का हो गया, एक 30 साल का हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। सबका पूरी की पूरी बॉडी के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो है एक साथ उनकी उम्र बढ़ती है। इसका मतलब क्या है कि उनको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है सीधे सीधे दिमाग से। दिमाग और हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं और ट्रिलियंस ऑफ सिनेप्सिस हैं, उनके थ्रू उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई अच्छा ये सिगरेट पी रहा है, इसकी उम्र जो है तेजी से बढ़ा, ये एक्सरसाइज करके आया, इसकी उम्र थोड़ी तेजी से कम कर। और एलॉन मस्क का मानना यह है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का या हमारे ब्रेन का अनकॉन्शियस कॉन्शियस जो भी ब्रेन है, उस ब्रेन का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो इस इंफॉर्मेशन को भेज रहा है। और अगर हम ये समझ गए कि कौन सा हिस्सा जो है वो इंफॉर्मेशन भेज रहा है, तो हम उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, अगर पूरी तरीके से रोक भी ना पाए तो। कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं मैं समझाता हूँ आपको। जैसे आप मान लो टीवी ऑन करते हो टीवी के रिमोट से, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपने कोई भाई फ़ोन लगा दिया टीवी को, आपने किया क्या, आपने टीवी के रिमोट से कुछ फोटोन्स भेजे जो टीवी तक पहुंचे, फोटोन्स, ठीक, वो फोटोन्स एक इन्फॉर्मेशन लेके गए। इन्फॉर्मेशन क्या थी? इन्फॉर्मेशन थी टीवी बंद कर दे या खोल दे, ठीक है। हमने उन फोटोन्स का इस्तेमाल कर लिया अपनी फ़ायदे के लिए, जो फोटोन्स ऑलरेडी नेचर में होते हैं। हमने उन्हें मैनिपुलेट कर लिया, हमने उन्हें ख़त्म नहीं किया, हमने उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी, मतलब एक्सट्रीम कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी। सिमिलरली उसका मानना यह है कि हमें सिर्फ ये पता करना है कि टाइम जो है हमारा बायोलॉजिकल टाइम, जो एप्पल या किसी फ्रूट की तरह है, वो बायोलॉजिकल टाइम कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो हो रही है दिमाग और बाकी बॉडी पार्ट्स में। और अगर हमने उसे पकड़ लिया
तो टीवी के रिमोट से जैसे वो निकलते हैं ना फोटोन्स, वैसे ही हम उनको भी मैनिपुलेट कर सकते हैं और फिर टाइम जो है वो हमारे लिए स्लो हो जाएगा। मतलब ये कि किसी के लिए जो 100 साल की जर्नी है वो सिर्फ कुछ सेकंड्स की जर्नी बन सकती है। मतलब ये कि अगर आपको, अभी थोड़ा ड्रामेटिक है, हो सकता है आप सोचोगे कैसी बातें कर रहा है, पर इसमें क्रिएटिव फ्रीडम होनी चाहिए इन फील्ड्स में, क्योंकि कुछ भी प्रूव तो हो नहीं पाया अभी तक, होगा फ्यूचर में, इलॉन मस्क जैसे लोग करेंगे। तो मतलब ये है कि आपको नॉर्मल जिंदगी आपकी चल रही है, आपने जाना है मार्स पे या फिर नेपच्यून पे 30 साल लगेंगे। आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक स्लो कर दो, जहाँ 30 साल लगे लेकिन आपके लिए 5 सेकंड ही लगे। थोड़ा दिमाग हिला अच्छा खासे लेवल पे। खैर एक चीज आपने कभी सोची है कि भाई इलॉन मस्क इतनी सारी कंपनियों का मालिक होने के बाद में भी वो आदमी, इतना टाइम उसके पास होता है कि वो आराम से बैठ के ट्विटर पे अच्छे खासे ट्वीट्स कर रहा होता है और दूसरों को पोक करने की कोशिश भी कर रहा होता है। इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज क्रिएट करने के बाद उसके पास इतना टाइम इसलिए है क्योंकि वो अपने बिजनेस को बहुत ही सलीके से और एफिशिएंटली उसको मैनेज करता है। चाहे इलॉन मस्क जैसा कोई वेल्थ का मैसिव एम्पायर हो या कोई छोटा सा स्टार्टअप कोई इंसान शुरू कर रहा हो, सिर्फ एक ग्रेट आइडिया या ग्रेट प्रोडक्ट जो है ना, वो उस बिजनेस की सक्सेस को तय नहीं करता। आपके प्रोडक्ट या आइडिया से कहीं ज्यादा मैटर करता है एग्जीक्यूशन, डे टू डे ऑपरेशंस, इनवॉइसिंग, अकाउंटिंग, रिक्रूटमेंट, आपके कस्टमर्स खुश कैसे रहेंगे, और ये सारा कुछ सबसे अच्छे तरीके से कैसे हो सकता है जब आप ये सारा कुछ एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर कर रहे हो। एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर ओडू कम्स इन। ओडू ऐसे 45 ब्यूटीफुली डिजाइन एप्स देता है आपको, जो आपके बिजनेस की हर नीड के लिए उसको पूरा कर सकता है। आपके इनवॉइसेस को जनरेट करने से लेके, आपकी मार्केटिंग से लेके, आपकी वेबसाइट को रन करने तक, इवन आपके बुक्स को मैनेज करना, आपकी सेल, आपकी इन्वेंट्री जो है वो इंस्टेंटली अपडेट होती रहे और आपके कस्टमर की जो परचेज हिस्ट्री है वो सीधे CRM में पहुंच जाए। इतनी सारी चीजों के लिए ना आपको दर्जन भर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, आपको ओडू जैसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जहां आपको एक सिंपल से अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाए। और इनका एक फीचर है कि इनका जो फर्स्ट ऐप है वो 100% फ्री है फॉर लाइफ। तो अपने बिजनेस को डिजिटल लेके आओ, स्मूथली चलाओ। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, साइन अप करो, ओडू का एक बार एक्सपीरियंस लेके देखो। खैर वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अब एट द सेम टाइम आगे सुनो आप। अब मैं जब ये सुनता हूँ ना तो मेरे दिमाग में एकदम ख्याल आता है कि हर चीज जो साइंस में तगड़ी होती जा रही है वो हिंदू एपिक्स में मिलती कैसे है। मतलब नारद ऋषि का विष्णु भगवान के साथ ऐसा ही एक इंसिडेंट है जिसमें नारद ऋषि जो है वो विष्णु भगवान के साथ खड़े, विष्णु भगवान बोलते हैं कि भाई एक पानी का गिलास तो पिला दो। तो नारद ऋषि जो है वो पानी का एक गिलास लेने रिवर के पास जाते हैं, भर के उसको लेके आते हैं, भरते हैं उसको सिर्फ। और जब वो उस गिलास को पानी नदी में भर रहे होते हैं तो उनको एक वहाँ पे एक लेडी मिलती है जिनके प्यार में वो पड़ जाते हैं, उनकी शादी होती है, बच्चे होते हैं और बच्चे होने के बाद में बहुत अच्छा रिच उनकी जिंदगी गुजर रही होती है, डेकेड्स गुजर जाते हैं और फिर आती है फ्लड, एक गंदी वाली, और उसमें उनका जो पूरा परिवार है वो उस फ्लड में तड़प रहा होता है। और अचानक से कुछ ही टाइम बाद, उसके पूरे इस इंसिडेंट के कुछ ही सेकंड बाद, वो विष्णु भगवान के आगे खड़े हैं फिर से वो पानी का गिलास लेके। मतलब नदी से और पानी का गिलास विष्णु भगवान को देने तक उन्होंने डेकेड्स ऑफ जिंदगी को जी लिया। अब ठीक है आपको लगे कि ड्रामेटिक है, ठीक है भाई ये तो ड्रामेटिक वाली बातें हैं, तो ठीक है, लेकिन हर चीज एग्जैक्टली कैसे मैच हो जाती है फ्यूचर साइंस जो साइंटिस्ट सोच रहे होते हैं उससे। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हिंदू फिलॉसफी जो है वो बिल्कुल 100% ट्रू है, नहीं। मैं ये मानता हूँ कि हिंदू फिलॉसफी में जो लोग ऋषि मुनि थे, जो पहले पुराने थे, जो मेडिटेशन, जिन्होंने जैसे मेडिटेशन और योगा चीजें गिफ्ट करी है ना, तुम उनका कई हजार साल बाद का मटीरियल यूज कर रहे हो, एसेट्स यूज कर रहे हो। उनके पास जो होगा ना वो कुछ नेक्स्ट लेवल ही था और वो कुछ ऐसा जानते थे जो हम नहीं जानते। खैर हम इलॉन मस्क के टॉपिक पे वापस आते हैं। तो इलॉन मस्क का एक टेराफैब प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च करा। खैर अभी तो टेराफैब की बात ही नहीं हुई, अभी तो मैंने सिर्फ आपको टाइम का कॉन्सेप्ट समझाया था। टेराफैब का कॉन्सेप्ट ये है। अच्छा, टेराफैब से पहले ना एक चीज बताता हूँ मैं आपको। इलॉन मस्क का दिमाग इतनी तेज चलता है उस आदमी का कि वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि मुझे मार्स तक जाना है, विच लुक्स स्टूपिड, लेकिन वो ये भी जानता है कि मुझे मार्स तक जाने तक पैसा चाहिए और वो पैसा मुझे इस दुनिया से ही मिलेगा, तो मुझे यहाँ पे बिजनेस बहुत तगड़ा क्रिएट करके रखना है। जैसे क्या, जो मैंने आपको बताया ना टाइम वाला सीन। टाइम वाला सीन मतलब ये कि आपके ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं आपके सेल्स को, और आपके सेल्स जो हैं उसी बेसिस पे परफॉर्म करते हैं। वो आदमी न्यूरालिंक नाम की जो उसकी कंपनी है उसके थ्रू कर क्या रहा है, एग्जैक्टली यही कर रहा है। जो लोग बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, वो उनकी ब्रेन एक्टिविटी को पढ़ने की कोशिश कर रहा है ताकि ये जान सके कि उनकी ब्रेन एक्टिविटी, मतलब ब्रेन से एक सिग्नल आ तो रहा है लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। उनके सेल्स और ब्रेन के बीच में कोई ना कोई लिंक टूट रहा है। ऑलरेडी न्यूरालिंक ने 2026 में एक अचीवमेंट करी थी जिसमें वो एक इंसान के ऊपर उन्होंने उसकी ब्रेन एक्टिविटी को पढ़ के प्रोबेबली एआई के थ्रू उसी की आवाज में बुलवाना शुरू कर दिया जो ब्रेन सोच रहा है। वो बंदा नहीं बोल रहा, उसी की आवाज में ब्रेन एक्टिविटी को पढ़ के बोला जा रहा है। अब सोचो आप कि अगर वो ऐसा करने में सक्षम हो गया तो ये ऑब्वियसली बहुत ही मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस है भाई। ये बिजनेस बन जाएगा। उसका पर्पस भले ही ये सब मार्स पे जाने का हो या दुनिया को समझने का हो, पर वो बिजनेस क्रिएट कर लेता है। फिर दूसरी तरफ ध्रुव राठी और के क्रिएट जैसे बैठ जाते हैं कि वो भाई वो मेरे को नहीं लगता इंटेलिजेंट है।
पॉडकास्ट में अटक गया। उसके पॉडकास्ट सुनोगे, जिस तरीके की बातें वो करता है उससे पता लग जाता है उसे कितनी नॉलेज है चीजों के बारे में। इनका एंटाइटलमेंट देखो यार, उनको लग रहा है कि ये मोदी राहुल गांधी है। मतलब ठीक है भाई, तुम समझ रहे हो वो पॉलिटिशियंस हैं, तुम उनको क्रिटिसाइज करते हो उनकी पॉलिसीज को। एलोन मस्क तुमसे पॉलिसीज नहीं अपनी डिस्कस कर रहा, तुम भाई क्या एंटाइटलमेंट लेके बैठे हो कि तुम किसी को भी जज कर सकते हो। खैर ये सारी बातें छोड़ते हैं। टेराफैब का क्या सीन है, देखो ये सभी को पता है कि आने वाली जो एज है ना वो एज ऑफ एआई है, ठीक। लेकिन एआई के साथ में आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है ना डेटा सेंटर्स के साथ, वो ये चल रही है कि भाई इनके पास ना पानी बहुत चाहिए कूल करने के लिए, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बहुत चाहिए। और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे डेटा सेंटर है ना तो गांव वालों को पानी नहीं आ रहा, उनके ग्राउंड वाटर जो है वो पानी खत्म हो गया या फिर बहुत गंदा पानी आ रहा है, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो रही है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एआई को नेक्स्ट लेवल ले जाने पे। तो इस बंदे ने क्या किया, अब स्पेसएक्स तो इसके पास है ही, इसने एक प्लान क्रिएट करा कि ये मिलियंस ऑफ सैटेलाइट्स, 1 मिलियन सैटेलाइट्स ये आदमी स्पेस में भेजेगा। 1 मिलियन मतलब 10 लाख सैटेलाइट्स, और उनके साथ में वो बिलियंस ऑफ चिप्स भेजेगा, बिलियंस ऑफ चिप्स, और एक ऐसा सुपर कंप्यूटर प्रिपेयर करेगा स्पेस में, जो सुपर कंप्यूटर दुनिया में जितने भी एडवांस्ड एआई है ना उन सबको मिलाने के बाद में भी 50 गुना ज्यादा कंप्यूटिंग करेगा। मतलब ये इतना तगड़ा है कि यूएसए जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है ना वो 0.5 टेरावोट है, और उस सुपर कंप्यूटर को 1 टेरावोट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। मतलब यूएसए के पास उतनी इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट ही नहीं करता जितना उसको सुपर कंप्यूटर को चाहिए। तो ये उसे स्पेस में क्यों ले जा रहा है, पूरे सीन को, पूरी चिप्स, दुनिया भर का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि स्पेस में आपको कूलिंग की प्रॉब्लम नहीं है। स्पेस में आपको कूलिंग की प्रॉब्लम नहीं है, आपका बहुत पैसा कुछ खर्च नहीं होगा। कूलिंग क्यों नहीं है, वो एक्सट्रीमली कोल्ड एनवायरनमेंट है, वहाँ कोई एटमॉस्फेयर थोड़ी है। दूसरा, स्पेस में आपको इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सोलर पावर्ड है सारे सैटेलाइट्स, और ऊपर जितना आप ऊपर जाओगे ना उतना सोलर पावर ज़्यादा तेज़ी से आप इकट्ठा कर सकते हो, क्योंकि कोई हिंड्रेंस नहीं है, बादल कुछ नहीं है, कोई एनवायरनमेंट नहीं है। तो ये आदमी यूएस गवर्नमेंट को थाली पे रख के एक सॉल्यूशन दे रहा है कि भाई ताइवान में जो तुम बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हो ना, कि चिप्स ताइवान से आती हैं, कहीं और जाके वो पॉलिश होती हैं, कहीं और उनकी गलतियां निकाली जाती हैं, वो सब मैं तुम्हें यही दे रहा हूँ यूएस में, सारी चिप्स मैं बनाऊंगा, तुम बस इन्वेस्टमेंट डालो। मतलब एक ऐसा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस भी वो क्रिएट करके दे रहा है, लेकिन फॉर व्हाट पर्पस। वो आदमी जिन चिप्स को भेजने की बात कर रहा है स्पेस में, वो चिप्स है ऑप्टिमस की। ऑप्टिमस मतलब उसका जो वो रोबोट है, XAI उसकी कंपनी है एआई की। क्यों ऐसा वो कर रहा है, क्योंकि मार्स पे जाने के लिए आपको रोबोट्स की जरूरत पड़ेगी। इंसान जाके वहां पे सब कुछ तैयार नहीं कर सकता, पहले रोबोट्स को जाना पड़ेगा, वो जाके वहां पे मार्स पे सारा एनवायरनमेंट, रहने की तैयारी सब कुछ करेंगे। एट द सेम टाइम ऐसे मानते हैं कुछ लोग कि मार्स पे बहुत ही ज्यादा अगर आपको रहना भी है, 1% सोचना भी है, तो आपको मार्स की जमीन की खुदाई करनी पड़ेगी और उसके अंदर जाके अंडरग्राउंड आपको शहर बनाना पड़ेगा। उसके लिए कौन काम आएगा। हल्का सा ड्रामेटिक है। इलॉन मस्क ने कभी नहीं बोला द बोरिंग कंपनी, इलॉन मस्क की द बोरिंग कंपनी। हालांकि इलॉन मस्क ने कभी नहीं बोला कि बोरिंग कंपनी मैंने उसके लिए बनाई है, लेकिन स्पेस एक्स के जो प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने कई बार बोला है कि बोरिंग कंपनी काम आ सकती है अगर वहाँ पे हम पहुँच जाते हैं तो। अब आपके मन में ना एक डाउट आना चाहिए कि इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर बना के तेरे को मिल क्या रहा है। ठीक है, उससे तू जमीन पे एआई को, एडवांस्ड एआई को और आगे बढ़ा सकता है और उससे तू और ज़्यादा पैसे वाला हो जाएगा, लेकिन ये तो सिंपल बिजनेसमैन वाली स्ट्रेटेजी होगी। बात यह है कि वो उस सुपर कंप्यूटर को इसलिए नहीं बना रहा कि वो सिर्फ जमीन पे पैसा कमा ले, वो तो वो किसी और बिजनेस से भी कर सकता था ना। उसे क्यों नेक्स्ट लेवल जाने की जरूरत पड़ रही है और ज़्यादा पैसा, मतलब वो ऑलरेडी यार टॉप पे है, उसको ज़रूरत नहीं है किसी और को डिफेंड करने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेने की। फिर वो क्यों रिस्क ले रहा है। एक्चुअली वो इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर बनाना चाहता है। यहाँ आप समझना, ये 5 मिनट आपके सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग 5 मिनट होने वाले हैं। मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में समझाया था कि इलॉन मस्क मानता है कि ये दुनिया जो है ना वो एक सिमुलेशन है, वो रियल नहीं है। अब ये कैसे वो एक्सप्लेन करता है, इसका मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी वो पूरी वीडियो देखनी है तो आप वो दे सकते हो। वो ये कहता है कि जैसे आप मान लो फोटो है, ठीक है, आप पहले पुराने जो फोन होते थे उसमें फोटोज खींचते थे, तो फोटो को अगर आप जूम करोगे ना, बहुत जूम, तो आपको स्क्वायर्स दिखेंगे, छोटे छोटे स्क्वायर्स। वो स्क्वायर्स जो थे उनको बोलते हैं पिक्सल्स। ठीक, पिक्सल्स मतलब ये कि जो फोटो होता है ना वो फोटो नहीं होता, वो छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं जिसमें हर स्क्वायर में अपने अपने डेटा होते हैं कि भाई इस स्क्वायर को लाल दिखा, इस स्क्वायर को पीला दिखा। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में हरा बैग है, इस स्क्वायर को हरा दिखा। ऐसे हजारों या लाखों स्क्वायर्स से वो बैग जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो जो छोटे छोटे पिक्सल्स है ना, ये तैयार करे गए थे ताकि आपको स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले कराया जा सके। ठीक, उस स्क्रीन के आगे जो है वो फोन की दुनिया है। फोन की दुनिया मतलब उसमें पबजी हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पिक्सल्स के अंदर है। और ये बहुत ऑब्वियस है, आप समझ सकते हो कि एक फोटो जो है उसको सबसे छोटा करेंगे, जूम आउट, तो वो पिक्सल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे लाखों पिक्सल्स में। और वो जो फोटो होता है वही वीडियो होती है। मतलब जब आप 1 सेकंड में 60, 70, 80 फोटो लगा दोगे ना, तो और उन्हें एकदम से चेंज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वीडियो बन जाती है। यही वीडियो होने का प्रोसेस होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फोटो ही वीडियो होता है। कहने का मतलब कि सब कुछ जो है वो उस पिक्सल्स के इस पार है, पूरी स्क्रीन, पूरा कंट्रीब्यूशन, सब कुछ वो उस पिक्सल के इस पार है। और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आपने कोड तैयार करा है फोन का, तो आप उन पिक्सल्स के अंदर
देख सकते हो, लेकिन पिक्सल्स के अंदर जो भी है, पबजी में खेलने वाला जो कैरेक्टर है, अगर वो एआई भी होता ना, रोबोट भी, तब भी वो बाहर नहीं देख सकता, क्योंकि वो आपने कोड बनाया है। मतलब ये कि हमारे फोन के अंदर भले ही अभी हमने उसे एआई से पावर नहीं करा है, अभी उसका खुद की कॉन्शियसनेस इंटेलिजेंस नहीं है, सब कुछ जो है वो बहुत ऑटोमेटिक है। वो ये मानता है कि हमने अपने फोन के उस पार सिमुलेशन क्रिएट करी हुई है। सिमुलेशन मतलब जो पिक्सल्स हमारे फ़ोन की स्क्रीन के पिक्सल्स के उस पार हमने सिमुलेशंस क्रिएट करी हैं। अभी उस सिमुलेशन में कॉन्शियस चीज़ें नहीं है, उसमें सब कुछ नॉन लिविंग चीज़ें हैं जो कि एक सिमुलेशन में है। मतलब यहाँ भी तो आप देखो ना, दुनिया भर में नॉन लिविंग चीज़ें तो हैं ही ना हमारे अलावा। कल को जब एआई आएगा तो उसके उस फोन की स्क्रीन के अंदर प्रोबेबली एआई भी हो सकता है, कॉन्शियसनेस भी हो सकती है। मतलब ये कि जो वो पिक्सल्स है ना, उसके उस पार उनकी दुनिया, उसके इस पार हमारी दुनिया, और जो पिक्सल्स हैं वो हमारी बाउंड्री है, ठीक है, हम दोनों की दुनिया की बाउंड्री है। जिस बाउंड्री को हम देख सकते हैं वो नहीं देख सकते, उस बाउंड्री के अंदर हम नहीं जा सकते, उस बाउंड्री के बाहर वो नहीं आ सकते। इवन आफ्टर के कोई भी उस बाउंड्री को देखे या ना देखे फर्क नहीं पड़ता, हम कोई स्क्रीन में थोड़ी घुस जाएंगे। अब इलॉन मस्क का ये मानना है कि हमारी दुनिया के जो पिक्सल्स है ना, वो है स्पेस और टाइम, डिस्टेंस और टाइम। जिस तरीके से फ़ोन के जो छोटे छोटे पिक्सल्स हो गए एक फ़ोटो के, अगर उसको बहुत ज़्यादा जूम करा जाए, लास्ट वाले पिक्सल पे पहुंच गए, तो आप उसको और जूम करने की कोशिश करोगे, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने वो कोड ही नहीं बनाया, उससे छोटे पिक्सल्स हमने बनाए ही नहीं। लेकिन अगर अंदर स्क्रीन के अंदर वाला कोई उन पिक्सल को जूम करने की कोशिश करेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि इससे छोटा पिक्सल क्यों नहीं है, होना चाहिए। उसी तरीके से हमें ये समझ नहीं आता कि अगर आप टाइम को डिवाइड करोगे सबसे छोटे में, माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, तो सबसे छोटा टाइम क्या है या सबसे छोटी डिस्टेंस क्या है। मतलब जैसे मेरी उंगली है, इसको भी डिवाइड करूंगा तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़े। उससे भी छोटा क्या है, उससे भी छोटा क्या है, उससे भी छोटा क्या है। हमारा दिमाग बस हो जाता है कि हमें नहीं पता सबसे छोटा क्या है। इलॉन मस्क और बाकी बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना यह है कि सबसे छोटी चीज़ एग्जिस्ट करती है, बस हमारे ह्यूमंस के कंट्रोल में नहीं है, और उसके लिए हमें बहुत ही हैवी कंप्यूटिंग करने वाला सुपर कंप्यूटर चाहिए, जो हमारे पास अभी नहीं है। उसी सुपर कंप्यूटर को वो बना रहा है। एट द सेम टाइम स्पेस ट्रैवल की भी एक बहुत तगड़ी बात है। अच्छा, आपको ये पता है ना, बहुत अच्छे से ये पता नहीं है लोगों को, कई बार मिस अंडरस्टैंडिंग होती है इस चीज़ की कि ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी कोई अर्थ की मैग्नेट नहीं है जो हमें खींच रही है, ये बहुत पहले ही डिकोड हो चुका है। अभी भी लोगों को ये लगता है कि अर्थ के अंदर कोई बड़ी सी मैग्नेट है जिसके अंदर हम खींच रहे हैं, वो ग्रेविटी है। नहीं, वो नहीं है ग्रेविटी। ग्रेविटी पता है क्या है? अगर आप एक सिंपल सा यहाँ पे कपड़ा डाल दो, ठीक, सिंपल कपड़ा, और उसको गोल कपड़े को या फिर चौकोर कपड़े को मैं ऐसे बांध दूँ चारों तरफ, जैसे एक तंबू होता है, टेंट होता है। अब उसके ऊपर अगर आप अर्थ जैसी बड़ी एक प्लैनेट को डालोगे तो क्या होगा? वो कपड़ा जो है नीचे धसेगा। अब वो धसने के बाद में अब उस कपड़े पे आप कुछ भी फेंको, वो अर्थ के अंदर ही गिरेगा। यही है ग्रेविटी। अब ये जो कपड़ा है ये क्या है? स्पेस और टाइम का स्ट्रक्चर। स्पेस और टाइम के स्ट्रक्चर में अर्थ है, इस वजह से वो जो कपड़ा है वो झुक गया है और अब अर्थ के ऊपर ही सब कुछ गिरेगा। हर किसी की ग्रेविटी इसी तरीके से काम करती है, वो स्पेस और टाइम को बेंड करते हैं। इस दुनिया में ना कोई भी चीज़ बिना इन्फॉर्मेशन पास करे नहीं हो सकती। मतलब क्या कि आप टीवी का रिमोट दबाते हो तो फोटोन्स जल्दी से इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं और टीवी से बोलते हैं कि ऑफ हो जा, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन पास होती है। आप किसी को फ़ोन कर रहे हो, रेडियो पे बातें कर रहे हो, तो वो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी है जो तुम्हारा मैसेज लेके जा रही है, और बहुत तेज़ी से लेके जा रही है, इतनी तेज़ी से कि आप सोच भी नहीं सकते। आप बहुत ईजिली स्मूथली बात कर पा रहे हो, और वो जो मैसेज है वो उनके पास तक पहुंच रहा है, और वापस वो भी आपको मैसेज पहुंचा रहे हैं, और वो सारा काम जो है वो रेडियो वेव्स कर रही है। मतलब इन्फॉर्मेशन पास हुए बिना कुछ नहीं हो सकता दुनिया में, टोटली नल एंड वॉइड हो जाएगी दुनिया। तो ग्रेविटी कैसे ऐसे हो सकता है कि वो बिना इन्फॉर्मेशन के फ्लो कर रही है? कोई तो उसकी इन्फॉर्मेशन को रन कर रहा है। और ये चीज़ हमें काफ़ी लंबे टाइम पहले पता चल गई थी, जब हमने इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की डिस्कवरी करी और फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी बन गई। आज जो इलेक्ट्रिसिटी है, अगर इलेक्ट्रॉन्स पता ना होते तो कैसे पता चलता? और आज से आप 500-700 साल पहले, 1000 साल पहले किसी को बताते ना कि भाई देखो ये इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो ये आपको ऐसा ही लगता है जैसे इलॉन मस्क के बारे में भी सभी को लगता है। तो बात यह है कि कई साइंटिस्ट्स का ये मानना है कि इस दुनिया में ग्रेविटॉन्स होते हैं जो ग्रेविटी के मैसेज को लेके जाते हैं, अर्थ के ग्रेविटी के मैसेज को लेके जाते हैं बाकी ऑब्जेक्ट्स तक कि मेरे पास आओ। क्यों? क्योंकि मैं ट्रैम्पोलिन पे नीचे हूँ, तुम मेरे पास आओ। यही रूल है, यही कोड है, उसका कोड जो जिसने बनाया है, जो क्रिएटर है, जिसने सिमुलेट किया है हमें। अब कई साइंटिस्ट का मानना यह है कि हमने इलेक्ट्रॉन्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव्स ये तो ढूंढ लिए, लेकिन हमें ग्रेविटॉन्स आज तक नहीं मिले, और हमें समझ नहीं आया कि ग्रेविटॉन्स का प्रोसेस क्या है, या ग्रेविटी को हम स्टडी अभी तक नहीं कर पाए। बाकी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया। और इलॉन मस्क का भी यही मानना है कि पिछले कई 100 सालों से ग्रेविटी के बारे में कोई नहीं जान पाया, और उसको जानने के लिए एक्चुअली ऐसी पावर चाहिए जो हमारी दुनिया से सबसे ज़्यादा तगड़ी कंप्यूटिंग पावर रखती हो, और वही वो स्पेस में बना रहा है। पर इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि इफ़ बाई एनी चांस हम ग्रेविटॉन्स के बारे में पास पहुंच गए, तो जिस तरीके से आज हम रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए, या फिर फोटॉन्स का इस्तेमाल करते हैं, या बहुत सारी चीज़ों का करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का करते हैं, हम ग्रेविटॉन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी बॉडी को मासलेस बनाने के लिए। क्योंकि ग्रेविटॉन्स ही तो वो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं ना कि भाई ग्रेविटी लगाओ। अगर ग्रेविटॉन्स हमारे कंट्रोल में आ जाएं, या फिर हम उनसे अपना काम निकलवा लें,
तो बात खत्म ना। हमें कोई ना कोई मेथडोलॉजी ऐसी मिल जाएगी कि हम एक बटन दबाएंगे और वो मासलेस हो जाएगी बॉडी। ऐसा नहीं कि हम खत्म हो जाएंगे, मासलेस हो जाएंगे, हम पे ग्रेविटी नहीं लगेगी, हम फ्लोट करने लग जाएंगे। मतलब ये है कि हम पूरे यूनिवर्स का चक्कर लगा सकते हैं 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि हमारे भाई फ्यूल ही क्यों चाहिए, ग्रेविटी है ही नहीं, भागो जहाँ जाना है जाओ। मुझे होपफुली पिछले लास्ट के 5 मिनट में तगड़ी तगड़ी चीज़ें हुई होंगी। कई लोगों को कई जगह पे डाउट आया होगा। अब जिन्होंने वीडियोस देखी है आप डाउट पूछो, जिन्होंने समझ लिया ढंग से वो उनके डाउट सॉल्व करो, एक प्रॉपर डिस्कशन, बढ़िया डिस्कशन करो कमेंट्स में। और कोशिश करो कि एटलीस्ट इंडियन ऑडियंस, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन ऑडियंस पूरी देखे इस वीडियो को यार, कितनी तगड़ी चीज़ है यार।